अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे जना गार्डन के हवाले से और कोरिंग टाउन के ऊपर बात होगी। और जना गार्डन और कोरिंग टाउन के ऊपर तफसीलन पहले भी हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये मकसद है कि वहाँ पे मेंबरान के इशू बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो अफेक्टिव की तादाद है वो लगभग बताई जाती है कि 7,000 के लगभग है। कुछ लोग कहते हैं कि 4,000 है, लेकिन मुख्तलिफ क्यास आई हैं। लेकिन अभी तक जो फिगर है वो ये नहीं पता चल सका कि कितनी एग्जैक्ट तादाद है वहाँ पे मुतासरीन की। और नाज़रीन, आज हमने जो पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमारा यही टॉपिक था और आज भी हम उसी के ऊपर जो है ना वो अपनी डिबेट जारी रखेंगे कि ये जो FECHS के जो मेंबरान का इंतखाब हुआ, ये जो बॉडी तश्कील में आई 13 मेंबरान की, जिसमें सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और बाकी एग्जेक्टिव मेंबर और फिनांस सेक्रेटरी सारे शामिल हैं, तो इसके अंदर कितने गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तादाद है, कितने इसमें डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, और बाकी कौन कौन से लोग हैं, किस किस शोबे से वो मुंसलिक हैं। आज बड़ी खुल के इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ नाज़रीन हम ये भी बात करेंगे कि जो वाइस सदर हैं उनके ऊपर एक सदर साहब ने नोटिस दिया उनको, और बाकायदा हमने ये आज फुटेज भी आपके सामने स्क्रीन पे नाज़रीन ये चल रही हैं। तो इसमें आपने ये देखा कि ग्राउंड प्लस 4 की आई थिंक कि वहाँ पे परमिशन है। ग्राउंड प्लस 4 जो है वो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एज़ पर CDA बाई लाज के मुताबिक। तो उसमें वहाँ पे हमने जब कोरिंग टाउन फ़िज़िकली विज़िट किया तो उसमें स्ट्रीट नंबर 44 और मुख्तलिफ इर्द गिर्द जो एक्सटेंशन एरिया वहाँ पे, तो वहाँ पे मल्टी स्टोरी यानी कि ग्राउंड प्लस 5 भी हैं, ग्राउंड प्लस 6 की तरफ भी जाने का इरादा है। तो वहाँ पे ये इल्ज़ामात जो लगाए गए थे वो सदर साहब के ऊपर लगाए गए थे, जो नैब सदर साहब हैं, कि उन्होंने करप्शन की पैसा लिया और माल बनाया और उनको वहाँ पे इजाज़त दी। नाज़रीन, इस पे एक सवाल ये भी है, क्योंकि हमारे लोग जो हमारे मेंबरान हैं जो बहुत सादा हैं और जो प्रोपेगेंडा टीम है वो बड़ी एक्टिव है और हमेशा वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है। इसमें नाज़रीन देखने की ये बात है कि जब एक काम गैर कानूनी हो रहा होता है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन रखता है, किसकी ज़िम्मेदारी है? CDA भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो उसकी भी ज़िम्मेदारी है और इन इदारों का भी काम है। और जो FECHS की कमेटी है, जो मेंबरान हैं उनका ये फ़्राइज़ के अंदर, उनके फ़्राइज़ के अंदर ये शामिल है कि वहाँ पे जाएं, देखें कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा। ये जो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, जब अर्थक्वेक हम देखते हैं कि उसके अंदर बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो हम हंगामी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे होते हैं। इदारे भी उसके अंदर जो है ना वो बढ़ चढ़ के उनको ब्लैक लिस्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ यानी वो कहते हैं कि इनको इनके जो अंजाम है वो इबरतनाक अंजाम होना चाहिए। लेकिन जब हम ये इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं उनको हम बदकिस्मती से नहीं रोकते। तो इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरफान मजीद साहब, जिनका ताल्लुक़ जना गार्डन से है और मेंबर हैं FECHS के। जी अरफान मजीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरफान मजीद साहब, जिस तरह ये MC कमेटी है इसके 13 मेंबर हैं, तो इसमें कितनी तादाद गवर्नमेंट मुलाजमीन की और बाकी कितने लोग हैं, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। मैं उस इलेक्शन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा जो 21 अगस्त 2022 को हुआ। इसमें जो बाईलॉज है 2019 के अंदर जो शेक 18 है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि 1/3 जो है वो MC में फेडरल एम्प्लॉयज़ को होना चाहिए। लेकिन हमारी MC के अंदर सबसे बड़ा जो एक फ्लॉ रह गया है, जो एक नुक्ता है जिसकी वजह से ये गैर कानूनी है, उसमें सिर्फ 2 मेंबर जो हैं वो फेडरल एम्प्लॉयज़ से बिलोंग करते हैं और बाकी जो 13 मेंबर हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ कनेक्ट हैं और मोस्टली जो लोग हैं उनके अपने ऑफिसेज हैं वहाँ पे जना गार्डन में हैं या मुख्तलिफ एरियाज़ में। आप थोड़ा सा बताइएगा अरफान मजीद साहब, रुकिए आप बहुत, आपकी रफ्तार बहुत तेज़ है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के फेडरल एम्प्लॉयज़ के मुलाजमीन हैं उनकी कितनी तादाद है इस वक्त? सर इसमें सिर्फ 2 बंदे हैं, एक आसिफ तनोली साहब हैं जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं और एक इरफान तारिक साहब हैं। तो वैसे होने जो चाहिए जो बाईलाज हैं फाइनेंस है। सर इसमें कम से कम जो है वो 4 लोग होने चाहिए। 1/3 का मतलब है कि कम से कम 4 लोग होने चाहिए। 4 लोग होने चाहिए। 13 लोगों की बॉडी में 4 लोग फेडरल एम्प्लॉयज़ के होने चाहिए और बाकी जो बॉडी या बाकी जो 9 लोग हैं उसके अंदर सर मोस्टली जो है वो उनके अपने प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं
और जो कोऑपरेटिव बायलॉज के अंदर जो बहुत क्लियर प्रॉपर्टी लिखा के हुआ है। ऑफिस कैसे हो सकती हैं? हमारे जो इदारे हैं वो देखें इस तरह का गैर कानूनी काम कैसे कर सकती हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस एक बड़ा ज़िम्मेदार इदारा है, वो इन चीज़ों को देखता है और बड़ी बारीक बीनी के साथ जब उनके पास कोई एप्लीकेशन लेके कोई मेंबर जाता है तो वो कहते हैं कि ये देखें आइन के मुताबिक भी है कोऑपरेटिव बायलॉज के या नहीं है। जब वो इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो इतना बड़ा वो आप कैसे समझ सकते हैं कि गैर कानूनी कदम उठा सकते हैं इसके ऊपर? सर इसको मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करूंगा जो मैंने इलेक्शन 2022 के मुतालिक बात की है। जब स्क्रूटनी हो रही थी, जो इलेक्शन मेंबर्स थे जो जना गार्डन या FECH के तरफ से नॉमिनेटेड थे, वो भी दोनों प्रॉपर्टी डीलर थे। हमने उस टाइम भी बड़ा शोर किया। ये उसमें कैसे हो सकता आज है? भी इरफान मजीद साहब के प्रॉपर्टी डीलर कैसे हो सकते हैं भाई? ये कानून इजाजत नहीं देता। सर मैं इसको साबित कर सकता हूँ। आप कैसे साबित कर सकते हैं? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी वो इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली ये फुटेज भी आप जरूर दिखाएं कि इमरान तनौली साहब हैं जो पाइनियर एस्टेट्स के जो है मालिक हैं और वो वहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेटेड थे, और दूसरे इफ्तिखार साहब हैं वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे हमारा यही उनसे शिकवा था इलेक्शन कमिश्नर से, अवैदुल्ला भट्टी साहब से, कि बार बार उनको यही कहते थे कि जब आप उन्हीं की टोली का एक बंदा जो है उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर डाल लेंगे तो वो किस तरह स्क्रूटिंग करवाएगा। तो बार बार लोगों के एलिगेशन थे जिसमें ये सारे लोग जितने भी हैं वो सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। साहब प्रॉपर्टी डीलर नहीं उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये कानून में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई डेवलपर उस बॉडी का हिस्सा नहीं हो सकता। कानून को कैसे वायलेट आप कर सकते हैं? सर यही तो बदकिस्मती है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कि इसके अंदर जो पिछली मैनेजमेंट थी उसमें भी मोस्टली डीलर थे और उन्हीं का ये बी पार्ट है और उन्हीं को ये इन्होंने फ्रंट में लोगों को रखा और ये दोबारा ये इसके अंदर स्क्रूटनिंग होगी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं बड़े बावसूख ज़राए से, और या आपके पास जो मालूमात है बड़ी अथेंटिक है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे तहकीकात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें प्रॉपर परमिशन दे देनी चाहिए ना। गवर्नमेंट क्यों ऐसे गैर कानूनी इकदाम करती है जब इन लोगों ने ही इलेक्शन को जो है ना वो लड़ना है और इलेक्शन के अंदर आना है बॉडी के, तो गैर कानूनी तरीके से क्यों इन्हें जो है ना वो दाखिल किया जाता है, झूठ क्यों बोला जाता है? सर अगर इनका रास्ता बंद किया जाता तो ये सोसाइटीज़ जो हैं वो वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती, क्योंकि ये लोग डीलर्स हैं, इनके अपने मफादात होते हैं। इनके क्या मफादात हैं? सर यही तो मसला है ये लोगों का, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर लेके आते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए इलेक्शन में आते हैं। आम बंदा जो आम मेंबर है, जो जना गार्डन का रहायशी है, कुरंग टाउन का रहायशी है, वो उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन में आए। ये एक पूरा माफिया है जो पूरा गठजोड़ बन के इलेक्शन में आता है। माफिया कह रहे हैं, देखें इसमें बड़े अच्छे खूबसूरत किस्म के लोग हैं। इसमें चौधरी खालिद साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा विजन उनका है। उसके अलावा वाजिद साई साहब हैं जो कि वहाँ के जो पब्लिक है वहाँ उनकी जान है, उनकी आन है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं। और इसी तरह ये तनौली साहब हैं, आसफ तनौली साहब, इरफान तारक साहब जो मेरे नॉलेज में, और काफ़ी ऐसे शख्स हैं, वो अक्सरियत उसमें से वो बुज़ुर्ग एक ख़ास इस्लामी जो है ना जमात से उनका तल्लक है, बड़े बरगुज़ीदा नेक पढ़े लिखे परहेजगार, वो कैसे कानून को वायलेट कर सकते हैं? सर मैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें और भी ऐसी हकीकत के ऊपर जो है वो क्लियर कर दूं, लेकिन आप जना गार्डन के उन लोगों से जो रहायशी हैं वहाँ से, वो जो उन चौक्स के करीब रहते हैं जिनके घर हैं, उनसे एक एक बंदे से उनकी तफसील पूछ लें कि कश्मीर चौक के अंदर जो एक पूरा ग्रुप था जो इस टाइम MC का ग्रुप बना हुआ है, MC के अंदर वो करता कौन सा ग्रुप था? अलबदर इनकलाब। अलबदर जो है ये बेसिकली सारे प्रॉपर्टी डीलर थे। उसमें जो नायब सदर साहब हैं हमारे मलिक ज़ियाद शाह साहब, उनका कश्मीर चौक में उनका ऑफिस था। इसी तरह जो सरदार अल्ताफ़ साहब हैं वो भी उन्हीं का हिस्सा थे। इसी तरह ये जो तनौली साहब हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये भी वहीं से उठ के आए हैं। ये तो गवर्नमेंट का यार एम्प्लॉय है, खुदा का वास्ता है। इरफान साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई की कितनी सैलरी होती है, और वो मेरी मालूमात के हिसाब से G6 में कहीं क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन वो करोड़पति हैं। और उनका एक मैसेज है, मैं अक्सर वो किसी ग्रुप पे भी मैंने देखा है, पैसा कमा सकते हैं ना। देखें वो पैसा कमाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। हो सकता है उनके कोई आबा अजदाद की कोई जायदाद हो या कोई और कोई ऐसा उनके पास कोई लॉटरी निकल आई हो, वह पैसा तो आ सकता है ना। सर मैं एक ग्रुप के अंदर ना उन्होंने कुछ पिछली MC के बारे में उन्होंने लिखा था, बल्कि जवाब दिया था कि मिर्ज़ा इकबाल साहब के साथ वो किस तरह पार्टनर हैं और मिर्ज़ा इकबाल के जितने प्लॉट हैं वो उनको इन्होंने इन्वेस्ट करवाया।
और ये उसमें पूरे करता धरता थे, और ये अरसा दराज से जिना गार्डन के मामलात में इन्वॉल्व हैं। मैं इन पे हैरान हूँ कि ये लोग जो हैं वो कसम कुरान दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी तो करते हैं, अगर इनको मस्जिद में ले जा के बिठा के कुरान पाक हाथ में दे के इनसे पूछा जाए कि इनका बिजनेस क्या है, आखिर ये करोड़पति किस तरह हो गए। अरफान मजीद साहब, मैंने सदर खालिद साहब से ये पूछा, उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा मुझे कि जिस दिन मैं करप्शन करूं या गलत रास्ते पे चलूं तो आप आके मेरा सबसे पहले एहतसाब कीजिएगा। मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे इस तरह करप्शन हो रही है या वहाँ पे इस तरह लूट मार हो रही है, किस तरीके से हो सकती है? मैंने जब जहाँ का सदर इतना अच्छा हो जो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, हम तो यकीन करने वाले हैं, तो वहाँ पे बाकी बॉडी क्या वो इस तरह की होगी? मैंने सर बिल्कुल आपका इंटरव्यू देखा, सदर साहब ने बिल्कुल इस बात क्लियर कर दी थी और ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने ये भी बात कर दी। आप इस वीडियो के अंदर उस क्लिप को ज़रूर चलाइएगा कि जिसमें सदर साहब ने कहा था कि आजकल तमाम लोग किसी न किसी तौर पे प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि जो पहले इन्वॉल्व थे अब उससे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। क्यों प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं? भाई एनसी के अंदर रह के आप प्रॉपर्टी के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इरफान साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये आपसे कहता हूँ कानून इजाजत ही नहीं देता कि कोई प्रॉपर्टी डीलर वहां पे उसके अंदर बॉडी के अंदर शामिल हो। वो एक ओथ लेते हैं, वो हलफ एक लेते हैं। जब आप कैसे माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं और बड़े परहेजगार हैं, वो कैसे गलत ओथ ले सकते हैं जब उन्हें पता है कि हम प्रॉपर्टी डीलर हैं? सर यही तो कमाल की बात है, जिसमें पूरा कॉपरेटिव इदारा उस वक्त शामिल होता है, क्योंकि उसमें जो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वो डीलर होते हैं और जो करवा रहे होते हैं वो कॉपरेटिव इदारे वाले हैं। पता उनको भी सब है, लेकिन वो हकाइक पे पर्दा इसलिए डालते हैं कि उनको पता है कि इनसे कुछ ना कुछ इदारों में क्यों नहीं आप जाते? आप इदारों में क्यों नहीं जाते? सर हमने तो बहुत पहले भी कोशिश की है और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि उन इदारों की आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, खास तौर पे जो उन्होंने ऐनक पहनी हुई है, किस चीज का पर्दा है? क्या क्या पर्दा है? कोई खास पर्दा है या वैसे पर्दा पड़ा? देखिए, अगर आम बंदे इलेक्ट होकर बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो उसके ऊपर तो इदारों को कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर एक माफिया आएगा तो वो क्योंकि खुद ही करप्ट होता है, उन्हें करप्ट लोगों की जरूरत होती है, और ऐसे लोग जब आएंगे तो उनके मफादात पूरे होंगे। और इस एमसी ने, और मैंने आपकी वीडियो में भी देखा कि किस तरह वाजिद नसीम साई साहब को और जिशान गुल साहब को एक इदारा उठा के ले गया और 10 दिन के बाद उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि ना उसके ऊपर FIR है, ना उनके ऊपर कोई एप्लीकेशन दी गई। उन्हें सियासी तौर पर टारगेट किया गया। ये देखें, ये आप भी समझते हैं, वो बेचारे माशाल्लाह बहुत नेक लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें सियासी तौर पे जो है ना वो टारगेट किया गया। ये मेरे सुनने में यही बात आ रही है। तो आप, मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, लेकिन देखें जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इंतहाई परहेजगार और नमाजी लोग हैं। मैं तो सर इस बात पे भी हैरान हूँ कि जब मेंबरान ये समझते हैं कि ये लोग नमाजी और परहेजगार हैं और झूठ का एक प्रोपोगंडा चलता है तो लोग फिर उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो लोग अगर झूठ बिकता है तो आप बिकने देना, आपको क्या मसला है? नहीं, हमें अगर आप कहते हैं कि झूठ ही बिक रहा है तो झूठ बिकने देना। अच्छा, आगे हम देखें, इसके हम अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो नायब सदर साहब हैं, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा कि ये इन्होंने कोई गैर कानूनी, अभी हमारे पास फुटेज भी मौजूद हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब से ये कहूँगा कि ये फुटेज जो है ना वो इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो ये आपने नाजरीन देख रहे हैं कि इसमें 4 स्टोरी ग्राउंड +4 की इजाज़त होती है, जहाँ पे ग्राउंड +5 बन चुकी हैं, बल्कि ऊपर कंक्रीट भी हो चुकी है 5वीं की, और एक में ये देखें आधा वो उसकी शटरिंग हो चुकी है और तैयारी है। तो ये क्या मामलात है? सर मैं, क्योंकि पहले तो सबसे पहले मैं उन ग्रुपों में, जिन ग्रुपों में ये लोग ऐड हैं, वहाँ से मैंने पढ़ा कि जो नायब सदर हैं वो एक किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब सदर साहब ने उनको शो नाकाज नोटिस, वो तो काफ़ी मेंबरान को दिया, उन्होंने एक को नहीं दिया, काफ़ी स्पेशली अगर नायब सदर साहब को इसी वजह से दिया कि ये जो 44 गली के अंदर जो उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर 2 या 3 फ्लोर के ऊपर जो पैसे लिए हैं उन्होंने, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को भी पता है। जब हमें इस बात की खबर हुई तो हमने सदर साहब से भी पूछा, सदर साहब ने भी इसकी, हमने प्रोग्राम में दावत दी थी उन्हें, नायब सदर साहब जी, हमने उनको कहा कि आप, मैं बाकायदा उन्हें जो है ना वो मैसेज किया और दावत दी कि आप अपने मौक़िफ़ को ऊपर आके जो है ना वो जो आपका बयानिया है वो दें। तो लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं आए। लेकिन सदर साहब ने इंटरव्यू के अंदर ये ज़रूर कहा था कि मैंने उसको शौकाज दिया हुआ है, और भी कुछ लोग हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप समझते हैं कि ये इसके पीछे करप्शन है, जो एक बेचारा गरीब होगा कि जिसको ऊपर 1-2 स्टोरियाँ एक्स्ट्रा बनाने दी, हो सकता है
कि उन्हें कोई खुदा तरसी भी हो सकती है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं कि पैसे ही लिया जाए। माजिद साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अगले प्रोग्राम के अंदर मुझे भी बुलाएं और नायब सदर साहब को बुलाएं। सबसे पहले उनसे ये सवाल होना कैसे चाहिए, बुलाएं? आप बताएं कैसे बुलाएं? आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं कैसे ताकि बुलाएं? मैंने तो उन्हें मैसेज किया, तरदीद करें या एक्सेप्ट करें, और अगर एक्सेप्ट करते हैं या उन पे साबित होता है अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि उन्हें मेम्बरान से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब बंदा खामोश हो जाए तो उसके दो ही मतलब होते हैं, तो खामोशी जो है वो भी एक तरह का नीम रजामंदी है। कहते हैं खामोशी इबादत है, इस वजह से खामोश है। ये ऐसी इबादत है जो जितनी करप्शन करके बंदा खामोश हो जाए वो इबादत में चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला के सामने भी एक दिन जवाब देना है उन्होंने। करप्ट हैं, आपके कहने का ये मकसद है, तो आप मेम्बरान नहीं उनको बिठाया भाई, जैसे मेम्बरान होंगे वैसे ही नायब सदर साहब होंगे ना, तो आप नहीं उनको सेलेक्ट किया। मैंने तो अपने वीलॉग्स के अंदर भी नायब सदर साहब के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए थे, और मेरा सबसे पहला और आखिरी सवाल यहाँ पे उनके ऊपर यही है कि आखिर नायब सदर साहब का कौन सा बिजनेस है जो कश्मीर चौक में करते थे बैठ के? कश्मीर चौक में कुछ करते होंगे ना यार, वो रात को बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना। सर यही तो सवाल है कि ये वो क्या कौन सा बिजनेस है? वो बिजनेस जो है वो आपने वो प्रूव कर दें कि मैंने ये बिजनेस करता था। वो यहाँ मीडिया के ऊपर नहीं बताए जा सकते, वो करते होंगे कुछ ना कुछ, कोई उनका बिजनेस होगा। वो अगर रात को बैठते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनका बिजनेस होगा। जी मेरा जो है ना वो अगला सर आपसे ये सवाल है, ये जो अफेक्टी आपने एक रट लगाई हुई है, तो अफेक्टी जो है वो 7,000 अफेक्टी हैं या 4,000 हैं, एग्जैक्टली आपको ही पता होगा इसका। तो इनको प्लाट ये जब नई बॉडी आई थी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब तो मैंने ये सुना है, ये मेरे पास एक कोई गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे लेकिन है अथेंटिक, इतनी गैर मुसद्दक़ा भी नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने मुझसे बात की कि डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो कोशिश में हैं कि 2 ग्रुप आपस में लड़े हुए हैं, उनको इकट्ठा बिठा के उनकी सुलह करवाई जाए। तो इसमें भी डिप्टी स्पीकर साहब का बड़ा किरदार है माशाल्लाह। इतने अच्छे अफसरान हमारे इस तरह के अगर इदारों के अंदर मौजूद हों कि जहाँ पे 2 भाई लड़ पड़ें तो उनकी वो सुलह कराने के ऊपर जो है ना वो इस तरह कोशिश करें, तो उससे बेहतर और क्या मैनेजमेंट हो सकती है? सर सबसे पहले तो ये मुतासरीन वाला जो चूरन है ये हर कोई आके बेचता है। पिछलों ने बेचा, वो 2.5 साल जो है उसी चूरन को लेके चलते रहे, लेकिन उन्होंने 1600 री-नंबर कर दिया और अपने लोगों को नवाजा और अपनी पॉकेट्स भरी। फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं 1600 कैसे री-नंबर हुए भाईजान? कैसे हुए? आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आप मेंबर मौजूद थे, वो कैसे 1600 री-नंबर हो गए? जी हमने मेजर आफ्ताब साहब के घर में ये बैठ के, हमारे एक दोस्त हैं चौधरी अरशद साहब, उनके सामने भी ये बात हुई, वो भी इस बात की तरदीद कर सकते हैं कि उन्होंने पूरी डिटेल हमसे शेयर की। तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं? ये तस्दीक भी कर सकते हैं और तरदीद वो जो है वो इसको अथेंटिकली चौधरी अरशद साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और इसकी गवाही भी वही दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो आपके पास गवाह भी मौजूद है। तो कहने का ये मकसद है कि 1600 प्लाट देखें, हमारे इदारे मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में अगर री-नंबर होने लगे और इस तरह के मामला चलने लगे तो कैसे चलेंगे इरफान साहब? सर वो केस अभी भी FIA में चल रहा है और उसके अंदर बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड है, स्पेशली पिछली MC जितनी है सबके ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन हमारे इदारे माशाल्लाह ऐसे बेहस हैं, FIA ने उनके ऊपर कोई ऐसा कड़ा इल्ज़ाम जो अब लोगों की तरफ से लगा हुआ था उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया और आखिर उनकी बेल हो गई। और ये हमारे इदारों का हाल है जिनके ये सुनने में आया कि नैब का केस भी खुलने जा रहा है FACHS के ऊपर। जी सर, मैं मेरी इंफॉर्मेशन के हवाले से कि बैंकर सिटी जो है उसका नैब का केस खुल चुका है और उसकी डिमार्केशन हो रही है। खुला है अंदर नहीं, कैसे जो आम केस खुलते हैं और बंद हो जाते हैं? नहीं सर, नहीं, ये बहुत बड़ा केस है और ये इंशाल्लाह अरबों रुपए का केस है, ये भी नहीं कि लाखों। पहले भी आपने जितनी करप्शन जिना गार्डन में लेके आते हैं, अरबों की लेके आते हैं यार, खुदा का खौफ करें, कोई थोड़ी सी कम कर लिया करें। पहले तो हम ये सोचते थे कि गवर्नमेंट लेवल पे अरबों रुपए की करप्शन होती है, लेकिन अब ये छोटे छोटे यूनिट जो सोसाइटी हैं यहाँ पे भी अरबों रुपए का करप्शन का लेवल ही अरबों से स्टार्ट हुआ है। और ये बैंकर सिटी जो है ये मेगा स्कैंडल है जिसके ऊपर जो है इस टाइम नैब जो है अपना पूरा डिमार्केशन कर रहा है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये बैंकर सिटी के हवाले से हम ज़रूर आपसे एक प्रोग्राम करेंगे, बल्कि अफेक्टियों के हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अफेक्टियों के हवाले से हमने भी ये एक वादा किया हुआ है कि जितने भी अफेक्टी हैं, जब तक ये 7,000 हैं या 4,000 हैं, जितने अफेक्टी हैं, जब तक इनको प्लाट नहीं मिलते हम भी इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने आके यहाँ पे आवाज़ार किया, रोना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि हमें 20-20 साल 15-15 साल गुजर गए, हमें प्लाट नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं अपने इदारों से ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इसके ऊपर होश के नाखन लें
और लोगों की जो खिदमत है वो सही तरीके से करें। अरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये आपने देखा FECHS के ऊपर एक तज़िया था, इसमें हमारे साथ मौजूद थे अरफान मजीद साहब, जो कि एक सियासी तजियाकार भी आप कह सकते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, और उसी के साथ हमारे जो FECHS है या जिना गार्डन है उसके मेंबर भी हैं। तो बड़ा तफसीलन इन्होंने यहाँ पे बताया। तो मैं इदारों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप कानून के दायरे के अंदर रह के काम करें, कानून को बाईपास ना करें, वायलेट ना करें। और कानून जब मौजूद है तो आईन पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया है कि उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उन्हें सरेआम सज़ा दी जाए, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और जो लोग बेगुनाह हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। मैं इसके लिए बिल्कुल ये इस पे मुतफ़िक हूँ कि किसी बेगुनाह को, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, बेगुनाह के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो करोड़ों की अरबों की करप्शन में मुलव्वस हैं उनके ऊपर कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और जो इदारे हैं वो इस पे होश के नाखन दें। मैं फिर यही कहूँगा, और सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि वो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब शायद चले जाएं, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा आप नज़रसानी करें। ये एक ऐसा काम कर दें लोग आपको याद रखेंगे। तो नाज़रीन, ये आज का मौजू था। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।